निम्मी एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, पर वो बहुत ही नकचड़ी भी थी। छोटी छोटी बात पर मुंह बनाना उसकी पुरानी आदत थी। साथ ही उसमें एक और कमी थी, और वो ये कि उसकी नाक सीधी ना होकर जरा टेढ़ी थी, जिसके चलते अक्सर ही लोग उसका मजाक बनाया करते। एक दिन नाश्ते के समय निम्मी की माँ किरण उसे आवाज देती है। निम्मी बेटा, आजा नाश्ता कर ले, कॉलेज नहीं जाना क्या तुझे? जाना है माँ, आ रही हूँ। आजा जल्दी कर ले नाश्ता। क्या बनाया है? बेटा घिया की सब्जी और पराठे हैं, बाकी ये आम का अचार भी है। घिया? माँ घिया कौन खाता है? पहली बात तो ये कि तू अपनी नाक मत मरोड़ा कर, पहले ही टेढ़ी है, ऐसा करती है तो और ज्यादा टेढ़ी लगती है। माँ अब इनमें मेरा क्या कसूर है? अगर मेरी नाक टेढ़ी है तो मैंने तो भगवान से नहीं कहा था कि हे भगवान जब मैं पैदा हूँ तो मेरी नाक टेढ़ी कर देना। चल चल ज्यादा बातें मत कर, नाश्ता कर और कॉलेज जा। अपनी माँ की बात सुनकर निम्मी जल्दी से नाश्ता करती है और फिर अपने कॉलेज के लिए घर से निकलती है और कुछ ही देर में कॉलेज जाती है, जहाँ उसे उसकी दोस्त रामिया मिलती है। रामिया निम्मी को देखकर कहती है, ओए कहाँ जा रही थी तू? लेट क्यों हो गई आज भी? कुछ नहीं यार, बाहर वाले तो थे ही, मेरी सगी माँ भी टेढ़ी मेढ़ी नाक का मजाक बनाने में लगी है। हाँ यार, वैसे तेरी नाक एकदम अलग है हम सबसे। देख हम सबकी नाक कैसी है, सीधी सी, पर तेरी कैसी है, अलग सी, टेढ़ी सी। हो गया तेरा? या कोई और टिप्पणी देनी है तुझे मेरी नाक पर? जिसे देखो बस अपने अपने विचार देता है इस पर। अरे गुस्सा मत हो, मजाक कर रही थी यार, जैसी तू है मस्त है। बस बस, अब झूठी हमदर्दी मत दे मुझे, समझ गई? क्या यार निम्मी, जरा सा कुछ कह दो तो तू चिढ़ जाती है। मुझे ना ये फालतू के मजाक अच्छे नहीं लगते हैं, खास तौर पर मेरी नाक पर कोई मजाक उड़ाए तो। इतना कहकर निम्मी गुस्से में आगे आगे चलने लगती है और रामिया उसे मनाने उसके पीछे चलकर उसे आवाज देती है, पर निम्मी उसकी कोई बात नहीं सुनती और चुपचाप जाकर क्लास में बैठ जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। निम्मी और रामिया की कॉमन फ्रेंड शिविका की शादी आती है और दोनों सहेलियां अच्छे से रेडी होकर शादी में जाती है। तभी निम्मी की नजर एक बहुत ही सुंदर कमल नाम के लड़के पर जाती है और उसे देखकर निम्मी कहती है, यार रामिया वो देख कितना हैंडसम लड़का है। कहाँ पर है? वो देख वहाँ, वो वाला। ये तो शिविका का भाई है। सगा भाई है क्या? मैंने तो नहीं देखा कभी। अरे नहीं, बस मुंह बोला भाई है और कुछ नहीं। तभी तो कहूँ मैंने नहीं देखा यार, मुझे तो पहली नजर में ही भाग गया ये। कोई नहीं, तसल्ली रख, बात करवा देंगे। जा एक काम कर, उसके पास जा और थोड़ी बात करने की कोशिश कर। वो देख वो फूड सेक्शन की तरफ जा रहा है। सही कह रही है, रुक मैं जरा ट्राई करती हूँ। इतना कहकर निम्मी कमल के पीछे पीछे फूड सेक्शन की तरफ जाती है और कमल के ठीक पास जाकर झूठा फिसलने का नाटक करती है और कमल उसे अपनी बाहों में थाम कर बचा लेता है। निम्मी बड़े ही प्यार से कमल की तरफ देखकर कहती है, थैंक यू, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। नो इट्स ओके, मदद करनी तो पुरानी आदत है मेरी। हाउ स्वीट। इतना कहकर निम्मी वहाँ से जाने लगती है। तभी कमल उसे पीछे से आवाज देकर रोकता है और निम्मी मन ही मन खुशी से सोचती है, ओह वाह, ये तो पहली बार में ही शिकार हो गया। मुझे लगा था एक दो बार आगे पीछे आना पड़ेगा। मुझे पक्का पता है अब ये मेरा नंबर मांगेगा। जी कहिए, क्या हुआ? जी जरा पास आइए, कुछ कहना था। जी कहिए, क्या हुआ? क्या कहना है आपको? जी मैं कहना चाह रहा था कि वो। जी कहिए ना, इतना सोच क्यों रहे हैं? जी मैं कह रहा था कि आपकी नाक टेढ़ी है। मैंने आज तक ऐसी टेढ़ी नाक वाली लड़की नहीं देखी। क्या मैं एक बार आपकी नाक को छू सकता हूँ? कहीं माइकल जैक्सन की तरह आप भी नकली नाक लगा के तो नहीं घूम रही? क्या बकवास कर रहे हो? मेरी असली नाक है और मेरी नाक की बनावटी ही टेढ़ी है। वाह यार, मजा आ गया। 7 अजूबों के बाद 8वां अजूबा देख रहा हूँ मैं। शादी में आना सफल हो गया मेरा तो। कर लिया आपने अपनी बेतु की बातें, या और कुछ कहना है? अरे कहना तो यही था बस, अब और क्या कहूँ। पर एक बात है, आप इस टेढ़ी नाक के साथ भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। चेहरा आपका कुछ अलग ही है। हद है यार, इसे मैं तारीफ समझू या इंसल्ट? जी जो आपका दिल करे। मुझे तो वही कहना होता जो मेरे दिल में होता है, यही मेरी आदत है। कमल की बात पर बुरा सा मुंह बनाकर निम्मी वापस रामिया के पास जाती है और रामिया उससे बोलती है, क्या हुआ, नंबर मिला? चल यार, मुझे नहीं रहना यहाँ 1 मिनट भी, और वो भी सब जैसा है। उसे भी मेरी नाक ही देखी और हर किसी की तरह उसने भी मेरी नाक का ही मजाक बनाया। इतना कहकर निम्मी गुस्से में शिविका की शादी की पार्टी छोड़कर वहाँ से वापस अपने घर आती है। वक्त गुजरता है। एक शाम जब निम्मी बाजार से घर आ रही थी, तभी एक स्कूटी वाला लड़का उसे टक्कर मार देता है और निम्मी रोड पर गिर जाती है। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि कमल था। कमल जल्दी से निम्मी के पास आकर कहता है, अरे टेढ़ी नाक वाली मैडम आप?
तुम क्यों छेड़ रहे हो? नाक तो मुझे भगवान ने टेढ़ी दिया है, तुम क्यों मेरी टंग टेढ़ी करने में लगे हो? अरे यार, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। तुम पता नहीं कहाँ से मेरी स्कूटी के आगे आ गई। आसमान से आ गई यार, रोड क्रॉस कर रही थी। तुम तो स्कूटी को हवाई जहाज समझकर चला रहे हो। ओके बाबा, सॉरी। आओ डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। देखो थोड़ी चोट लगी है तुम्हें। इतना कहकर कमल निमी को अपनी बाहों में उठाता है और उसे स्कूटी पर बैठा लेता है और फिर कमल निमी को डॉक्टर के पास तक लेकर जाता है और उसकी चोट पर पट्टी करवाता है। इसी बीच दोनों में दोस्ती होती है और बातों बातों में नंबर एक्सचेंज भी होते हैं। कुछ देर बाद कमल निमी को उसके घर छोड़ता है। ऐसे ही दोनों की बातें और मुलाकातें शुरू होती है। एक शाम कमल निमी को मिलने बुलाता है। निमी जल्दी से रेडी होकर कमल की बताई जगह पर आती है। कमल उसे देखकर बस देखता रह जाता है। साथ ही वो निमी का हाथ अपने हाथों में थाम कर कहता है, निमी देखो, मैं जानता हूँ मैंने जाने अनजाने में कई बार तुम्हारी नाक का मजाक बनाया है, लेकिन सच कहता हूँ तुम जैसी भी हो बहुत खूबसूरत हो। मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम्हें कभी मेरी किसी भी बात से हर्ट हुआ है तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। अगर बात टेढ़ी नाक का मजाक बनाने की है तो तुम पहले नहीं हो जिसने ये किया है। मुझे हर दिन ना जाने कितने लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। पर अब नहीं सुनी होगी। मैंने तुम्हारी नाक को ठीक करने का जरिया तलाश लिया है। हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे और तुम्हारी नाक की बड़ी हुई जो हड्डी है उसे ठीक करवाएंगे, जिस वजह से तुम्हारी नाक टेढ़ी लगती है। और तुम पहले ही नहीं हो जिसकी नाक ऐसी है। मैंने काफी सर्च किया है कि काफी लोग ऐसे प्रॉब्लम से जूझते हैं। ओ कमल, तुम कितने अच्छे हो सच में। मुझे लगा जो तुमने मेरे बारे में इतना अच्छा सोचा। कमल की ये बात सुनकर निमी की आंखें नम हो जाती है और उसे ये एहसास होता है कि उसे सच में कमल के रूप में एक सच्चा जीवन साथी मिला है। और जिसके बाद वो प्यार से कमल को जोर से गले लगा लेती है और आंखों से आंसू बहाने लगती है। और अगले दिन कमल उसे बहुत बड़े और अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर निमी के नाक का टेस्ट करते हैं और एक्सरे करते हैं, जिसके बाद वो ऑपरेशन की डेट दे देते हैं। कुछ टाइम बाद निमी और कमल एक दूसरे को डेट करते हैं और ऑपरेशन का दिन आता है और निमी की आंख का ऑपरेशन हो जाता है। और ऑपरेशन के बाद जब उसकी नाक की पट्टी खुलती है तो निमी की नाक एकदम सीधी थी और जिसे देखकर कमल भी और निमी भी बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद निमी कहीं भी जाती तो कोई उसके नाक का मजाक नहीं बनाता। जिसके बाद निमी और कमल अपने अपने प्यार का इजहार अपने घर वालों के सामने करते हैं और निमी की खूबसूरती और कमल की समझदारी देखकर दोनों घर वाले शादी के लिए हाँ भर देते हैं। जिसके बाद उनकी शादी का दिन आता है और निमी और कमल की बड़ी धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद कोई निमी को टेढ़ी नाक वाली कहकर नहीं चिढ़ाता और वो दोनों अपनी जिंदगी खुशहाल नुमा तरीके से गुजारते हैं। एक रात सुमेधा अपनी बहू बरखा को समझाते हुए कहती है, बहू कब तक तू मेरा ही ध्यान रखती रहेगी? अब तो इतना समय हो गया है, तू दूसरी शादी कर ले। तो क्यों इस बुढ़िया के पीछे अपनी जिंदगी खराब कर रही है? किसने कहा मैं अपनी जिंदगी खराब कर रही हूँ? मैं तो आपकी सेवा में ही बहुत खुश हूँ। बेटा, भगवान तो जैसी बहू सबको दे, लेकिन तू मेरी बात को भी समझना। अगर तेरी शादी हो जाएगी तो तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। ठीक है, आप अपनी बात को ही समझाओ। बेटा, मेरे बेटे को मरे हुए कितना समय हो गया है और अभी तो तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, तो तू कब तक अपनी जिंदगी के रंगों को बेरंग रखेगी? माँ जी, शादी तो एक ही बार होनी होती है और मेरी हो गई है ना। आप क्यों मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हो? आपको मैं क्या आपके साथ अच्छी नहीं लग रही हूँ? मेरे अच्छे लगने के चक्कर में मैं तेरी जिंदगी थोड़ी बर्बाद कर दूं? अच्छा, ये सब बात यही खत्म करो और सो जाओ, वरना सुबह जल्दी आँख नहीं खुलेगी। जब भी तुझसे शादी की बात करो तो बात को काट कर चली जाती है। कभी तो इस बुढ़िया की बात को समझा करना। हाँ बिल्कुल समझूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी आप सो जाओ, हम कल बात करेंगे। इतना बोलकर बरखा सुमेधा को सोने की बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और इसी तरह आए दिन सुमेधा बरखा को शादी के लिए बोलती रहती और बरखा हमेशा बात को टाल देती। लेकिन सुमेधा भी अपनी बात पर अड़ी रहती है और बरखा को मनाने की कोशिश करती है। लेकिन जब इतनी कोशिशों के बाद भी बरखा शादी के लिए नहीं मानती तो सुमेधा बरखा के लिए लड़का देखना शुरू करती है। और जब ये बात बरखा को पता लगती है तो बरखा सुमेधा के पास जाकर कहती, वो मना किया था ना मैंने, लेकिन आप फिर मेरी शादी के लिए लड़के देख रहे हो। आपको क्यों मुझे इस घर से भगाना है? भगाना नहीं, तेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। अब तो ये जैसे मेरा सपना ही बन गया है, तेरी भी दूसरी शादी होगी।
आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? मुझे करनी ही नहीं है शादी, फिर क्यों आप मेरे लिए लड़के देख रही हो? तेरी सुन कर ही तो इतना समय खराब कर दिया, लेकिन अब नहीं, अब जो बोलूंगी वही होगा घर में। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन जब लड़के मुझे देखने के लिए आए तो मुझे बता देना। मैं भी तो तैयार होकर बैठूंगी कि वो लोग आ जाए और मैं भूत बनकर घूम रही हूँ। इतना बोलकर सुमेधा बरखा के लिए लड़का देखती रहती है और सुमेधा को बरखा के लिए एक अच्छा सा लड़का मिल जाता है और वो उसे अपने घर पर खाने पर बुलाती है। कुछ दिनों बाद लड़का मनीष अपनी माँ सुनीता के साथ सुमेधा के घर आता है और आपस में सबकी बातें होती हैं। तभी मनीष की माँ सुनीता कहती है, बहन जी, आपकी बहू की शादी हो रखी है और आप उसकी दूसरी शादी करवा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। जी, बरखा मेरी बहू नहीं बेटी है और मैं। माँ, इसमें गलती क्या है? दूसरी शादी करना क्या पाप है इस धरती पर? और इन्होंने मुझे पहले ही सारी सच्चाई बता ही रखी है। बहन जी, अब मेरा बेटा नहीं रहा तो इसमें मेरी बहू की क्या गलती है? ये तो एक दुर्घटना है, वो तो कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती है ना। हाँ, आपकी बात तो सही है, लेकिन यही कि मुझे तो बहुत ही पसंद आई है। आप बताओ माँ, आपको अच्छी नहीं लगी क्या बरखा? ठीक है, इतना भी क्या खास है इसमें? खास यही है कि अब यही बनेगी आपके घर की बहू और कुछ नहीं। तू एक विधवा को घर की बहू बनाएगा? ये मैं नहीं होने दूंगी। मुझे बरखा बहुत ही पसंद है और अब मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। मैं बस आपसे इजाजत मांग रहा हूँ। ठीक है, अगर तुझे ये पसंद है तो मुझे क्या परेशानी होगी, लेकिन तेरी माँ होने के नाते मैं इसलिए ये कह रही थी क्योंकि मुझे डर था कि भगवान ना करे कि तेरे साथ कुछ गलत हो। लेकिन बहन जी ने सही कहा था कि बरखा की कोई गलती नहीं है, यह तो एक हादसा था। इतना बोलकर मनीष भी अपनी माँ को शादी के लिए मना लेता है और दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी की तैयारियां होती है। शादी की तैयारियां चल ही रही थी कि एक दिन बहुत जोरों की बारिश होती है। माँ जी, अब आप ही बताओ, इतनी बारिश में शादी कैसे होगी? यहाँ किसी का खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, तो मेरी शादी कैसे होगी? हाँ तो क्या हुआ, बारिश आज है, ये तो जरूरी नहीं है ना कि कल भी बारिश होगी और कल तक सब सूख जाएगा। और शादी कौन सा आज ही हो रही है? इतने दिन है अभी, आराम से सब हो जाएगा। माँ, आपको तो कुछ समझ ही नहीं है। भगवान यहाँ इशारे पे इशारे दिए जा रहे हैं और आप हो के उन इशारों को हवा दे रही हो। तू बकवास मत कर, मेरी बहू की शादी है, चल अब जल्दी से आम कटवा। सुमेधा बरखा की शादी की तैयारियां करने लगती है और कुछ ही दिनों बाद बरखा की शादी का समय और नजदीक आता है और शादी से एक दिन पहले हल्दी की रस्म थी कि तभी बहुत जोरों की बारिश होती है। तभी सुमेधा की पड़ोसन मेनका सबके सामने कहती है, देख ले, अभी भी ऊपर वाला तुझे संकेत ही दे रहा है, दूसरी शादी मत करवा अपनी बहू की, वरना अभी तो सिर्फ बारिश हो रही है, बाद में न जाने क्या क्या होगा। माँ, मुझे भी आपको छोड़कर नहीं जाना है। आप क्यों मुझे खुद से दूर भेजने में लगी हुई हो? क्या हो जाएगा ऐसा करके? बेटा, मैं जो भी कर रही हूँ तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। भले ही आज तुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कल तुझे मेरा ये फैसला ही सही लगेगा। अरे, अभी तो ये तेरे घर आई थी और तेरा बेटा चल बसा, अब तू यही दूसरे के साथ भी करना चाहती है। ऊपर वाला बारिश कर करके बार बार रोक रहा है ये शादी, लेकिन तू है कि समझ ही नहीं रही, थोड़ा तो समझना। पहली बात तो इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ और ना ही होगा। मेरी बहू तो मेरा इतना ख्याल रखती है कि मेरा बेटा भी अगर मुझे कहीं से देख रहा होगा तो बोल रहा होगा कि मैं सही कर रही हूँ। और दूसरी बात, तू यहाँ आई ही क्यों है? अरे, इतनी जल्दी भूल गई तू? तूने ही तो बुलाया था अपनी बहू की हल्दी की रस्म के लिए, तभी तो मैं आई हूँ। हाँ तो मैं भी यही बोल रही हूँ, जब हल्दी लगाने के लिए बुलाया था तो तू हल्दी लगाना। क्यों बुराई कर रही है तू मेरी बेटी की? माँ, मेनका आंटी सही कह रही है, मेरी ही कुछ गलती होगी, तभी तो मेरे साथ ऐसा हुआ है। चुप कर, तेरी कोई गलती नहीं है और तू किसी की बातों पर ध्यान मत दे। लोगों का तो काम ही होता है बोलना, तू अपनी हल्दी पे ध्यान दे। अच्छा चल, तेरी सारी बातें सही है, लेकिन तू खुद सोच, अगर तू अपनी बहू की शादी करवा देगी तो तेरे बुढ़ापे का सहारा कौन रहेगा? तू अकेले कैसे रहेगी? कोई तो होना चाहिए ना तेरे लिए। और तू है कि मेरी बातों को दिल से लगा रही है। हाँ तो मैं भी यही बोल रही हूँ कि मैं अपना स्वार्थ देखकर अपनी बहू की बची कुची जिंदगी भी खराब कर दूं। ठीक है भाई, मेरा तो काम था तुझे समझाना, ये तो समझने वाले पर ही निर्भर करता है कि वो बात को समझता है या ना समझ ही रहता है। इतना बोलकर मेनका वहाँ से चली जाती है और जैसे तैसे बरखा की हल्दी का कार्यक्रम होता है। अगले दिन जब बरखा की शादी के लिए बारात अपने घर से निकलती है तो फिर जोरदार बारिश होती है और सभी जगह ब्लॉक हो जाती है और बारात आ नहीं पाती। तब फिर मेनका सुमेधा के पास आकर कहती है, अभी मैं ही तुझे गलत लग रही हूँ क्या? तू
खुद देख लेना, सारी तैयारियां हो गई है और बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब बारात आए तो कैसे आए, मेरी बात मान, तो अभी भी समय है, रोक दे ये शादी। मेनका सुमेधा के कान भर ही रही थी कि तभी वहाँ मनीष और सुनीता कुछ ही बाराती के साथ जैसे तैसे भीगते हुए आते हैं और उन्हें देखकर मेनका सीधा सुनीता के पास जाकर कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तो लगा आप आ ही नहीं पाओगे शादी के लिए। अरे वाह, अभी तो कुछ बोल रही थी और अभी बारात के आते ही पलट गई तुम। ये सब छोड़ो ना बहन जी, आप शादी पर ध्यान दो। हमें बहू को भी लेकर जाना है, घर पर बहुत सारी रस्में होती हैं, उन सारी रस्मों को भी करवाना है। हाँ वो तो सही ही बोल रही हो, ऐसी शादी शायद ही किसी की हुई होगी, बारिश में बहू की दूसरी शादी। भगवान ने भी मेरी बहू को आशीर्वाद दिया है। हाँ बहन जी, आप सही कह रही हैं, भगवान ने बच्चों को आशीर्वाद दिया है। अब बस भगवान से यही प्रार्थना है कि इन दोनों की जोड़ी सलामत रहे और बहू भी अच्छे से घर को संभाल ले। सुमेधा अपनी बहू की बारिश में भी बहुत अच्छी तरह से शादी करती है और शादी के बाद बरखा मनीष के साथ खुशी खुशी रहती है। मीरा को देखने मोहन नाम का लड़का अपनी माँ यशोदा के साथ आया था और मीरा की माँ साधना उनका चाय पानी का इंतजाम देख रही थी, जिसके बाद यशोदा साधना से कहती है, बहन जी बातें तो हो गई, अब जरा आप मीरा बेटी को बुला दो। जी अभी बुलाती हूँ। साधना मीरा को बुलाती है। सिंपल सी साड़ी में बेहद ही खूबसूरत मीरा जब यशोदा के सामने आती है तो उसको देखकर यशोदा कहती है, कितनी खूबसूरत है आपकी बेटी, सच में इसके रूप ने तो मुझे अपना बना लिया। मोहन बेटा तुमको कैसी लगी मीरा? मोहन बिना नजरें उठाए ही अपनी माँ से कहता है, माँ आपको जो ठीक लगे करो। माफ करना, थोड़ा शर्मीला है। देखिए मुझे तो मीरा बहुत पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। मीरा बेटी तू भी अपनी राय बता दे। माँ जैसा आपको ठीक लगे, मुझे आपके फैसले पर पूरा भरोसा है। लो जी अब तो रिश्ता पक्का करिए, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। दोनों परिवार वाले रिश्ता पक्का कर देते हैं। अब दोनों के घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। मीरा अपने मन में मोहन को अपना पति मान चुकी थी। हल्दी मेहंदी के फंक्शन धूमधाम से निकलते हैं। शादी वाला दिन आता है। दोनों दुल्हा दुल्हन बने मंडप में फेरे लेते हैं। फेरे पूरे होते ही जैसे ही मोहन मीरा की मांग में सिंदूर भरने वाला होता है, तभी एक आवाज उसे रोक देती है, मोहन रुक जाओ, मत करो ये शादी। ये आवाज सुनकर मोहन अपनी नजरें उठाकर सामने देखता है तो उसे उसकी प्रेमिका गीतिका खड़ी नजर आती है, जिससे मोहन बहुत प्यार करता था। लेकिन कुछ महीने पहले गीतिका अचानक ही मोहन की जिंदगी से चली गई थी और आज उसको ऐसे अचानक देखकर मोहन मंडप छोड़कर उसके पास जाकर कहता है, गीतिका तुम यहाँ? कहाँ थी तुम इतने टाइम तक? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मोहन मेरे माता पिता ने मुझे बंद करके रख रखा था। जब उनको पता चला मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो उन्होंने मुझे बंद करके मारा और घर में बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग कर आई हूँ, लेकिन शायद अब मैंने देर कर दी। कोई देर नहीं की तुमने, मैंने तुमसे प्यार किया है, वो भी पूरे दिल से। तुम मेरे लिए घर से भागी हो तो मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। अपने बेटे के ये शब्द सुनकर यशोदा कहती है, ये क्या बकवास कर रहा है मोहन? तू जानता भी है तू कहाँ खड़ा है? ये तेरी शादी का मंडप है और वो लड़की दुल्हन बनी तेरा इंतजार कर रही है। छोड़ इस लड़की को और शादी पूरी कर। माँ मैंने सिर्फ गीतिका से प्यार किया है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं मीरा को नहीं अपना सकता। मोहन अगर तूने अपना फैसला नहीं बदला तो तू अपनी माँ को हमेशा के लिए खो देगा। माफ करना माँ, लेकिन जैसे श्री कृष्ण राधा संग खुश रहते हैं वैसे ही आपका मोहन भी बस गीतिका के साथ ही खुश रहेगा। ना तो तू खुद कृष्ण कहलाने लायक है, ना ही ये लड़की राधा बनने लायक, लेकिन आज तूने इसको चुनकर अपनी माँ को खो दिया। मोहन आगे कुछ नहीं कहता और वहाँ से गीतिका को लेकर चला जाता है। मंडप में खड़ी मीरा बिना कुछ बोले आंसू बहा रही थी और साधना भी अपनी बेटी के बारे में सोच सोच कर जोर जोर से रोती है। ये देखकर यशोदा कहती है, साधना बहन जी आप रोइए मत, मीरा के साथ कुछ गलत नहीं होगा। गलत हो गया, ये तो 7 फेरों वाली कुंवारी बहू बनकर रह गई। कौन अपनाएगा ऐसी लड़की को? अब ये 7 फेरों वाली कुंवारी बहू मेरी है और ये मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। ये सब मेरे बेटे के कारण हुआ है, लेकिन फेरे तो हुए हैं, इस नाते मीरा मेरी बहू है और मैं उसको अपने साथ उसके ससुराल ले जाऊंगी। यशोदा साधना को बहुत समझाती है, जिसके बाद साधना भी इस बात के लिए मान जाती है और मीरा यशोदा के संग अपने ससुराल में कदम रखती है, जहाँ वो सिर्फ फेरे लेकर आई थी। यशोदा को अपनी कंवारी बहू का रीति रिवाज के साथ घर में स्वागत करते देखकर उसकी पड़ोसन मालती कहती है, अरे यशोदा बहन, तुम तो अनोखी बहू लाई हो अपने घर।
7 फेरों वाली कुंवारी बहू। अरे इसके बस फेरे हुए हैं तुम्हारे बेटे के संग, ना तो सिंदूर भरा ना मंगलसूत्र पहनाया, ये तो शादीशुदा कैसे हुई? कोई नहीं, अगर ये फेरे लेकर भी कुंवारी है तो भी मेरी बहू है। आपको मेरे घर के मामलों में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। चल बहू, तू इस कलश को गिरा कर अंदर आ। अपनी सास को हर कदम पर अपना इतना साथ देते देखकर मीरा की आंखें भर जाती हैं और वो गृह प्रवेश करने के बाद यशोदा को गले लगाकर कहती है, माँ जी, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मेरा क्या होता? 7 फेरे होने के बाद भी मैं कुंवारी अपने घर में रह जाती। माँ जी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे माफ कर दे बहू, मेरे बेटे के कारण तुझे ये दिन देखना पड़ा। उसने तेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। यशोदा मीरा का स्वागत करके उसे घर में लाती है, जिसके कुछ देर बाद मोहन भी गीतिका के साथ घर आता है और यशोदा कुछ कहती उससे पहले ही बोलता है, माँ, आपने कहा था कि मैं यहाँ ना आऊँ, लेकिन मुझे कुछ अपना अलग इंतजाम करने के लिए कुछ तो समय चाहिए। तब तक हमें यहाँ रहने दो। मैं जल्दी ही एक घर लेकर गीतिका से शादी कर लूंगा। बिल्कुल नहीं। तभी मीरा यशोदा के कंधे पर हाथ रखकर मोहन को रहने की मंजूरी दिलवाती है। अब यशोदा एक तरफ मीरा से घर में होने वाली सारी बहुओं की रीति रिवाज को करवाती है और वहीं मीरा भी बहू होने के सारे फर्ज निभाती है, लेकिन गीतिका बस आराम करने के अलावा कुछ नहीं करती। ऐसे ही एक सुबह मोहन गीतिका को उठाते हुए कहता है, गीतिका यार, तुमने मेरा वॉलेट देखा क्या? मैं क्या तुम्हारी केयर टेकर हूँ? खुद ही ढूंढ लो। इतने में मेरा हाथों में मोहन का वॉलेट लिए कमरे में आती है और बोलती है, ये रहा आपका वॉलेट, आपने हॉल में ही छोड़ दिया था कल रात। थैंक्स। वो अब मैं चलता हूँ। मोहन घर से बाहर काम की तलाश में जाने लगता है कि तभी घर में एक सुखविंदर नाम का आदमी कुछ हट्टे कट्टे गुंडों के साथ आता है और मोहन को रोकते हुए कहता है, अरे तू है कि मुकेश? फोटो से तो कतई मेल नहीं खांदा तू। सॉरी, कौन मुकेश? मैं मोहन हूँ। आप कौन है? अरे हम तो किसी मुकेश ने ढूंढने लाग रहे हैं। खैर छोड़, चलना। वो आदमी वापस जाने लगता है। तभी घर के अंदर सामने की सीढ़ियों से गीतिका उतर कर आती है और मोहन से कहती है, मोहन, ये मेरे सामान की लिस्ट तो लेते जाओ। गीतिका की आवाज सुनकर वो आदमी पीछे मुड़ता है और गीतिका को देखकर कहता है, रे छोरी, तू उरे उरे क्या करे तू? पापा, आप यहाँ? क्या पापा? तुम्हारे पापा? गीतिका सर हिलाकर हाँ कहती है। गीतिका को देखकर सुखविंदर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, जिस पर मोहन गीतिका के आगे आकर कहता है, देखिए, मैं मानता हूँ कि गीतिका घर से भाग कर आई है, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत प्यार किया है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। के गवे या तेरे से भी ब्याह करना चाहे? अरे कितने मानस गिले ब्याह करेगी, बता दे एक बार। सुखविंदर की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद यशोदा और मीरा आगे आते हैं और यशोदा कहती है, भाई साहब, आपकी बेटी ने कहा था कि आप सबने इसको घर में बंद किया हुआ था कुछ महीनों से, क्योंकि ये मोहन से प्यार करती थी और ये आपको मंजूर नहीं था। अरे एक नंबर की झुट्ठी सया। किसी मुकेश नाम के छोरा गेल बात की थी 3 महीने खातर, तब से ढूंढने लाग रहे इस्ती। फिर किसी बड़ा मानस ने बताया कि इस्ती उरे उरे देखे, हम आगे भाई इस्ती खोजन। फिर उरा आगे बेरा पाटा या तो किसी मोहन नाम के छोरा गेले ब्याह रचा के बैठी है। रे तेरा बड़ा हो जाए तो सच बता दे सुसरी। गीतिका, ये सब क्या है और मुकेश कौन है? बोलो जल्दी। वो मैं एक मुकेश नाम के पैसे वाले लड़के से प्यार करती थी और तुमको भी अपने साथ घुमा रही थी, लेकिन मुकेश के पास पैसे थे इसलिए उसके साथ भागकर शादी की, पर उसने मुझे 3 महीने में ही छोड़ दिया। मैं अपने घर नहीं जा सकती थी, इसलिए तुम्हारे पास आ गई। मुझे माफ कर दो। ये सुनकर मोहन गीतिका को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और मीरा की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी वजह से मैंने इस लड़की की जिंदगी खराब करी। फेरे लेकर कुंवारी छोड़ाया इसको मंडप में। अरे इसने फिर भी मेरी माँ के कहने पर आधी शादी निभाने का फैसला किया और मेरे घर में आ गई, जबकि इसको पता था कि इसको मेरा प्यार यहाँ नहीं मिल पाएगा। और एक तुम एक ने छोड़ दिया तो अपने दूसरे प्रेमी के पास आ गई। शर्म नहीं आती तुमको? अरे इसने शर्म आती होती तो इसने घर से भागना पड़ता के? हम तो इसका ब्याह इसकी मर्जी से करवाने लाग रहे थे, लेकिन इसने चुना भी तो ऐसा इंसान जो इसकी छोड़ के भाग गया। चाल इब्बे भी टाइम से घरा चाल, क्यों बदनामी करावे हमारी? और नहीं चालना हो तो बता दे, तेरी बोटी बोटी करके नहर में गिर दूंगा। सुखविंदर गीतिका को लेकर चला जाता है, जिसके बाद मोहन मीरा से माफी मांगता है और साथ ही अपनी माँ से भी, जिसके बाद यशोदा
एक बार फिर से उनकी शादी करवाती है और इस बार 7 फेरों वाली कवारी बहू की मांग भी भरी जाती है और मंगलसूत्र पहनाकर उसको पूरी तरह बहू होने का दर्जा दिया जाता है। निधि और ईशा दोनों जुड़वा बहन थी जो कि हूबहू एक जैसी दिखती थी। वैसे कहा जाता है कि छोटी बहन शरारती और बड़ी बहन समझदार और जिम्मेदार होती है, लेकिन इस केस में बिल्कुल उल्टा था। अरे निधि उठ जा। जैसे ही निधि की माँ कांता निधि के चेहरे पर पानी गिरती है, वैसे ही निधि अपने बेड से नीचे गिरती हुई आंखें मसल कर अपनी माँ से कहती है, क्या माँ बिना मुझे सपने भी नहीं देखने देती। अब देखो मैं कितने बड़े बड़े सपने देख रही थी, लेकिन आपने मेरे फेस पर पानी गिरकर मेरे सपनों को तोड़ दिया। हाँ हाँ, तू बस सोते हुए सपने देख और एक अपनी जुड़वा बहन ईशा को देख, सपने तो वो पूरे कर रही है। वो भी सुबह सुबह उठकर अपने ढाबे पर चली गई और एक तू है कि बस सोती ही रहती है। ईशा ना बहुत बनती है। आज बताती हूँ इस ईशा की बच्ची को मसाला मार के। निधि खुद से इतनी बातें करने के बाद उठती है और जल्दी से नहाकर अपनी बहन ईशा के पास ढाबे पर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बहन ढाबे पर बहुत मेहनत और लगन से काम कर रही है। क्या यार ईशा, तू भी ना अकेले ही काम करती रहती है। अरे तेरी बड़ी बहन है ना मसाला मार के। हाँ ठीक है, और वैसे भी अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम ढाबे को संभालो, मैं अभी आती हूँ। अरे लेकिन कहाँ जा रही है ये तो बताती जा। मैं तो मजाक कर रही थी मसाला मार के। अरे मैं भी वॉशरूम से आती हूँ। इतना कहकर ईशा वहाँ से चली जाती है और उसको वॉशरूम में जाता देखकर निधि फिर से एक बार मजाकिया मूड में बड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ ईशा की बच्ची, तुम जाओ अब मसाला मार के। इतना कहकर निधि ईशा के बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है और हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद निधि अपने ढाबे पर कस्टमर्स को हैंडल करने लगती है। उसके ढाबे पर एक कस्टमर आता है जो कि पंजाबी था। उसे देखकर निधि उससे फ्लर्ट करते हुए कहती है, हाँ जी सरदार जी, की चाहिए तुसी कहो तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ अपना जिगर निकाल के रख दवा मसाला मार के। ना जी, मैंने ਤੁਹਾਡਾ जिगरा नहीं चाहिदा, तुसी मैनू एक थाल लगा दियो, बड़ी भुख लगी है। सरदार जी ए गल है, तुसी बैठो, मैं अभी लगाऊंगी मसाला मार के। निधि अब सरदार जी को खाना परोसती है और हर कस्टमर के साथ अपनी फ्लर्टिंग को जारी रखती है कि तभी वहाँ ईशा आती है और अपनी बहन निधि से कहती है, दीदी तुम भी ना कभी नहीं सुधरोगी। ईशा के इतना बोलते ही दोनों बहन ठहाके मार मार कर हंसने लगती है और अब दिन गुजरते हैं और इस तरह निधि की बदमाशियां कम नहीं होती। वो हर किसी के साथ मजाक करने लगती। एक बार की बात है, निधि और ईशा अपने ढाबे पर थे और एक तरफ निधि मस्ती कर रही थी तो दूसरी तरफ ईशा ईमानदारी से और जिम्मेदारी के साथ काम कर रही थी कि तभी ईशा और निधि की माँ ढाबे पर आती है और निधि को मस्ती करता देखकर कहती है, ओफो निधि बेटा, तू कभी मस्ती छोड़कर अपनी बहन का हाथ भी बटा लिया कर। अरे मम्मी मैं हूँ ना, तो दी की क्या जरूरत है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, आज मैं भी अपनी बहन की मदद करूँगी मसाला मार के। निधि अब ईशा और अपनी माँ कांता को बैठा देती है और खुद रोटियां बनाने लगती है। निधि अब एक तरफ रोटियां बनाती है तो दूसरी तरफ ईशा अपने कस्टमर का इंतजार अपनी माँ के साथ करने लगती है। रोटी बनने के बाद निधि गैस बंद करना भूल जाती है और बाहर चली जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो सब तबाह कर जाता है। ठीक उसी तरह बदकिस्मती से निधि की एक छोटी सी गलती की वजह से ईशा के ढाबे में सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है और सब कुछ जल जाता है। उस ढाबे में ईशा और निधि का सब कुछ तबाह होने के साथ साथ निधि की बहन और माँ भी जल जाती है। और जब निधि वापस आती है तो देखती है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये सब देखकर निधि रोते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, मेरी वजह से सब कुछ तबाह हो गया। हे भगवान, ईशा कहाँ है और माँ भी अंदर है। निधि अंदर जाती है जहाँ वो देखती है कि उसकी माँ बुरी तरह से जली हुई है और ईशा भी जलकर बेहोश पड़ी है। निधि तुरंत अपनी माँ और बहन ईशा को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसकी माँ को देखते ही निधि को जवाब देता है, निधि अब आपकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, ये बहुत बुरी तरह से जल चुकी है। डॉक्टर निधि से बातें कर ही रहा था कि तभी एक नर्स आकर कहती है,
सर, ईशा नाम के पेशेंट की हालत काफी बेहतर है अब। निधि ये सुनते ही ईशा की तरफ दौड़ती है और अपनी बहन को आईसीयू में देखकर रोते हुए कहती है, ईशा मुझे माफ कर दे मेरी बहन। मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से आज तू आईसीयू में है और माँ अब नहीं रही। निधि को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। निधि कभी अपनी बहन को देखने जाती तो कभी भागते हुए अपनी मरी हुई माँ की लाश की डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज को पूरा करती। बेचारी अब अपनी माँ की लाश को मुर्दा घर से डिस्चार्ज करवाकर अपनी माँ की लाश का अंतिम संस्कार करवाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब निधि अपनी बहन ईशा की ढाबी पर जाती है, जहाँ वो उस जले हुए ढाबे को देखकर खुद से कहती है, मेरी बहन ने बड़ी ही मुश्किल से इस ढाबे को चलाया था। मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से सब तबाह हुआ था, यहाँ तक कि मैंने अपनी माँ तक को खो दिया। अब मैं इस ढाबे को फिर से खोलकर इसको बहुत आगे तक बढ़ाऊंगी। इतना सोचकर निधि अब उस ढाबे को फिर से खोलती है और अकेले उस ढाबे को चलाने लगती है, लेकिन उसका ढाबा पहले की तरह नहीं चलता। ये देखकर निधि बहुत उदास हो जाती है और शाम को वो अपनी बहन ईशा के पास जाकर बैठ जाती है। निधि ईशा की तरफ देखकर कहती है, मुझे माफ कर दो ईशा, मेरी वजह से इतना सब कुछ हो गया और अब ढाबा पहले के जैसे चल भी नहीं रहा। अरे दी, तुम चिंता क्यों करती हो? अब मैं ठीक हो रही हूँ। हम दोनों मिलकर अच्छे से उस ढाबे को चलाएंगे। नहीं ईशा, इस ढाबे को मैं ही चलाऊंगी। निधि अपनी बहन ईशा को खाना खिलाकर घर के लिए निकल जाती है और थोड़ी देर बाद जब वो अपने घर आती है तो अपने कपड़े पहनने का तरीका, रहने सहने का तरीका बिल्कुल हूबहू ईशा की तरह कर लेती है और अगली सुबह अपने ढाबे पर जाती है। जिसके बाद रौनक नाम का एक लड़का निधि के ढाबे पर आता है। अरे तुम इस ढाबे पर क्या कर रही हो? मैं इस ढाबे पर क्या कर रही हूँ मतलब? ये मेरा ढाबा है तो मैं ही इधर रहूंगी ना। अरे मतलब कि कल मैं अपने दोस्त को सिटी हॉस्पिटल लेकर गया था, तुम तो वहाँ व्हील चेयर पर थी, तो आज यहाँ कैसे? उसकी बात सुनकर निधि समझ जाती है कि वो ईशा का जिक्र कर रहा है। निधि रौनक को सारी बात बताती है। ये सब सुनने के बाद रौनक निधि से कहता है, निधि अब तुम अपनी बहन की चिंता मत करो, मेरा दोस्त हॉस्पिटल आता जाता रहता है और अब मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रखूंगा। अब रौनक हॉस्पिटल में ईशा की देखभाल करने लगता है तो यहाँ पर निधि अपने ढाबे को बहुत अच्छे से चलाती है। देखते ही देखते अब ईशा बिल्कुल ठीक हो जाती है और निधि ने भी उस ढाबे को बिल्कुल पहले जैसा कर दिया था। अब सब कुछ ठीक होने लगा था। निधि भी अब उस हादसे के बाद अपनी लाइफ में सीरियस हो गई थी और ईशा और रौनक के बीच नजदीकियां और दोस्ती बढ़ गई थी। उन दोनों की नजदीकियों को देखकर निधि ईशा और रौनक से कहती है, ईशा, रौनक, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझने लगे हो, तो क्यों ना मैं तुम दोनों की शादी करवा दूं मसाला मार के। पर दी, अरे हाँ मुझे अब पता है, मसाला मार के। निधि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें भी तो किसी की जरूरत है ना। रौनक इतना बोल ही रहा था कि तभी विवेक नाम का एक लड़का वहाँ आता है और रौनक और ईशा से कहता है, अरे निधि के लिए मैं हूँ ना। अरे दी, ये कौन है? ये है मेरे होने वाले हस्बैंड, मसाला मार के। उसकी ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और कुछ ही समय बाद दोनों बहनें शादी करके अपने अपने घर की जिम्मेदारियों को संभाल लेती है और साथ ही अपने ढाबे की जिम्मेदारी को भी पूरा करती है। सुजाता अपने बेटे की अचानक मौत से दुखी होकर आंसू बहा रही थी और उसके पास बैठी उसकी पड़ोसन विमला उसे संभालते हुए कहती है, बस करो सुजाता बहन, सोहन बेटे को गए हुए 1 हफ्ता हो गया। अब तुमको इस सच्चाई को अपनाते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। बिमला बहन, मेरा इकलौता बेटा भगवान को प्यारा हो गया। अचानक ही सीने में दर्द उठा और चला गया। जिस उम्र में मुझे दुनिया को छोड़कर जाना चाहिए था, उस उम्र में मुझे अपने बेटे की चिता देखनी पड़ी। सुजाता अपने दिल का दुख अपनी पड़ोसन को बयान कर रही थी कि तभी उसकी रसोई से उसकी बहू निशा हाथों में चाय का कप लिए आती है और सोफे पर बैठकर एक चाय की चुस्की लेते हुए कहती है, वैसे सासू माँ आपने सही कहा, टपकना तो आपको चाहिए था। बेचारा मेरा पति चला गया। अब बताओ, उनके जाने की वजह से मुझे कुछ दिन ये बेरंग सी सफेद साड़ी पहननी पड़ेगी। बहू, तुझे शर्म है? अरे तेरा पति गया है इस दुनिया से और तुझे दुख तो क्या ही होगा, यहाँ बेशर्मों की तरह चाय पी रही है। इतनी भी शर्म नहीं बची कि कोई घर में आया है उसको चाय पानी पूछे।
वो आपके लिए आई है, आपका दुख बांटने आई है, तो आप पूछो ना चाय पानी उनको। सुजाता बहन, सच में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। बेटा छोड़ के चला गया और बहू इतनी बेशर्म मिली है कि विधवा होने के बाद भी इसमें अकल नहीं आई। अरे बेचारा सोहन, जीते जी तो इसको सुधार नहीं पाया और उसके मरने के बाद भी इसमें कोई फर्क नहीं आया। आंटी जी, सासू माँ का दुख मिटाने आई हो तो चुपचाप वही मिटाओ। मुझसे बहस की तो यहीं बैठे बैठे तुम्हारी इज्जत के तोते उड़ा दूंगी। मेरे पति के मरने के बारे में बोल रही हो? खुद का टपका था तो 2 दिन बाद ही रसमलाई ठूसने लग गई थी। बताऊं क्या मोहल्ले में सबको? बहू, बस विमला बहन, बहुत बेशर्मी देख ली इसकी। अब नहीं देखी जाएगी मुझसे ये बेशर्मी। मैं तो जाती हूँ, अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर विमला वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुजाता बोलती है, अरे मेरे बेटे के जाने के बाद तो कम से कम ये बेशर्मी दिखाना बंद कर दे। माँ जी, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। किसी के रहने या जाने के बाद मैं खुद को नहीं बदलूंगी। निशा इतना बोलकर अपने चाय लेकर कमरे में जाती है। वक्त गुजरता है और सुजाता खुद को सोहन की यादों से निकालकर अब घर के बारे में सोचते हुए कहती है, बेटा तो चला गया, लेकिन ये घर और बहू तो है ही। इस घर का खर्चा उठाने के लिए मुझे या बहू में से किसी एक को तो काम करना ही होगा। सुजाता इतना बोलती ही है कि तभी कमरे से अपनी एक पुरानी रंगीन साड़ी पहनकर निशा बाहर आती है, जिसे देखकर सुजाता कहती है, बहू मानती हूँ तूने अपनी शर्म बेच खाई है, लेकिन कम से कम मेरी ही शर्म कर ले। मेरे बेटे को मरे 1 महीना ही हुआ है और तू रंगीन साड़ियाँ पहनने लगी। माँ जी, अगर आपके बेटे की जगह मैं मरी होती तो आप अब तक 1 महीने में उसकी दूसरी शादी भी करवा देती। उसको तो नहीं बोला जाता बेटा खुश क्यों है, बेटा रंगीन शर्ट क्यों पहनी है। तो वो लड़का है और तू इस घर की बहू, वो भी विधवा। तुझे ऐसी बेशर्मी दिखाना शोभा नहीं देता। अगर अपनी इच्छा से जीना बेशर्मी दिखाना है तो हाँ ठीक है, मैं हूँ एक विधवा बेशरम बहू। खुश, अब हटो मेरे सामने से, मुझे बाहर जाना है। निशा अपनी सास को साइड हटाकर घर के बाहर चली जाती है। उसको ऐसे रंगीन साड़ी में सजा धजा देखकर पूरा मोहल्ला बातें बनाता है। लेकिन अब ये निशा का रोज का था। वो रोज सज धज कर बाहर जाती और सीधा शाम को आती। ऐसे ही एक दिन जब वो शाम के समय घर आ रही थी तो मोहल्ले का एक ठरकी लड़का जुगनू निशा को जाते देखकर उस पर कमेंट पास करता है, आय हाय क्या माल है, कसम से पास से देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। निशा भाभी, पति के जाने के बाद आपकी जवानी में तो कोई कमी नहीं आई। निशा ये सब सुनती है और आसपास देखती है तो पूरा मोहल्ला ये सब नजारा देख रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। तभी निशा उस जुगनू के एकदम करीब जाकर कहती है, ले और कितनी पास आऊं, बता ना कितनी पास आऊं, छू कर दिखाओ मुझे, छू ना। अरे अरे भाभी, ये क्या बेशर्मी कर रही हो? देखो दूर हटो, मोहल्ले वालों देख रहे हो ना, दूर हटो। जुगनू के इतना बोलते ही निशा उसे एक जोरदार कंटाप मारती है और बोलती है, अपने ही मुंह से निकले शब्दों को सच करने में जब तेरी हालत खराब हो रही है ना, तो इस मुंह को काबू में रखा कर। दोबारा मुझे या किसी और लड़की को छेड़ते देख लिया है ना तुझे, तो तेरी ऐसी हालत करूंगी कि तू चलने लायक नहीं रहेगा। और रही इस मोहल्ले के लोगों की बात, तो यहाँ सारे तमाशा देखने वाले रहते हैं। तेरी इज्जत उतरते हुए बस देखेंगे ही, इसलिए दोबारा काबू में रहियो। इतना बोलकर निशा जाने लगती है तो विमला उसको जाते हुए ताना कसती है, विधवा जब बन ठन के चलेगी तो मोहल्ले में मनचले तो छेड़ेंगे ही। कल को जब ये मनचले आपकी बहू बेटियों को छेड़ेंगे ना, तब मत कहना ये गलत है, क्योंकि जरूर आपकी बहू बेटियां ही इनको छेड़ने के लिए आमंत्रित कर रही होंगी। ये तो है ही बेशरम बेचारी सुजाता बहन, मुझे तो बहुत तरस आता है उन पर। निशा ये सब सहने के बाद घर आती है और रसोई में जाकर 2 कप चाय बनाकर खुद के लिए और अपनी सास के लिए लेकर आती है। जिसके बाद हॉल में बैठी सुजाता निशा से कहती है, निशा बहू, तू ये रोज रोज घर से बाहर कहाँ जाती है और तेरा ऐसे बन ठन के बाहर जाना मोहल्ले वालों के मुंह खोलता है। माँ जी, लोगों को बोलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है। लोग कहते हैं विधवा बेशरम बहू है सुजाता की, पति के जाने के बाद भी उसे शर्म नाम की चीज नहीं आई। अब तो और खुली सांड सी घूमती है। माँ जी, हूँ मैं बेशरम विधवा बहू, क्या समस्या है? इस मोहल्ले में हर कोई बदनाम है, बस सब पीठ पीछे हैं, लेकिन मैं सबके सामने बदनाम हूँ, बेशर्म हूँ। अब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। निशा इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सुजाता के घर में कोई कमाने नहीं जाता था, लेकिन बावजूद इसके उसके घर का राशन खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था और अपने आप भर जाता था। ये देखकर वो एक दिन सोचती है, मैं कमा नहीं रही, बहू भी बस बाहर घूमने निकल जाती है, तो ये घर में राशन कौन भरवा रहा है?
कहीं बहू ने मेरे बेटे के जाने के बाद कोई आशिक तो नहीं बना लिया। ये सोच लेकर सुजाता अपनी बहू पर नजर रखना शुरू करती है। और एक शाम जब निशा को घर आने में देर हो जाती है तो सुजाता उसको देखने मोहल्ले के बाहर जाती है, जहां वो देखती है कि निशा को मोहल्ले के बाहर छोड़ने उसके बेटे का एक दोस्त मयंक आता है, जो उसके हाथों में कुछ सामान भी देता है। ये देखकर सुजाता खुद से कहती है, लगता है बहू ने मेरे बेटे के जाने के बाद उसके ही दोस्त को फंसा लिया है। ये इतनी बेशरम निकलेगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे तो लगता था सिर्फ जुबान से बेशरम है, लेकिन ये तो चरित्र की भी बेशरम निकली। इतना बोलकर सुजाता घर वापस आती है और कुछ देर बाद निशा भी हाथों में सामान ले आती है और उसके आते ही सुजाता कहती है, आ गई मेरी विधवा बेशरम बहू। अरे इतना भी क्या जल्दी थी आशिक बनाने की, जो मेरे बेटे के मरने के 1 महीने बाद ही तूने दूसरा पटा लिया। माँ जी ये क्या कह रही हैं आप? होश में तो हैं? होश में तो मैं अब आई हूँ। सारा मोहल्ला तुझे बेशरम बोलता है, लेकिन मैं जानती थी कि तू सिर्फ जुबान की कड़वी है। लेकिन आज तूने दिखा दिया कि तू सच में एक बेशरम औरत है। अरे मेरे बेटे के दोस्त को अपने प्यार में फंसा के उससे घर का राशन भरवाते शर्म नहीं आई तुझे? निशा कुछ बोलती उससे पहले ही दरवाजे पर खड़ा मयंक सब सुन लेता है और अंदर आकर सुजाता को कहता है, आंटी जी आज जो आपने बोला है एक दिन आपको जरूर पछताना पड़ेगा। देखो तो आशिक आज घर आ गया। और तू मयंक, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपसे ये उम्मीद नहीं थी आंटी। अरे भाभी नहीं बहन है मेरी निशा। सोहन की मौजूदगी में मैंने निशा भाभी को अपनी बहन बनाया था रक्षाबंधन पर राखी बंधवाकर, और आपने हमारे रिश्ते को इतना गंदा नाम दिया। माँ जी मैंने आज तक नहीं बोला, लेकिन अब सुनो, मैं सोहन के मरने के बारे में पहले से जानती थी। सोहन को कैंसर था और उन्होंने मुझे ये बात बताई थी और कहा था मैं आपको ना बताऊं। साथ ही उन्होंने मुझे कहा था कि मैं उनके जाने के बाद इतनी बेशर्म बन जाऊं कि दुनिया के ताने मुझको तोड़ ना पाए। एक विधवा को लोग दया और शक की नजरों से देखते हैं और मर्द भूखी नजरों से, जिसके कारण ही निशा भाभी ने अपनी जुबान इतनी गंदी कर दी कि लोग कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचे। और रही बात राशन की, तो निशा भाभी सोहन की जगह अब मेरे साथ काम करती है। एक विधवा काम करती, इस बात के लिए लोग आपको कितना सुनाते, इसलिए मैंने ये बिना बताए किया। लेकिन फिर भी अगर मैं एक बेशर्म विधवा बहू हूँ तो मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरे पति ने मुझे बोला था ये दुनिया शरीफों की नहीं है, तो खुद को इस दुनिया में जिंदा रखने के लिए बेशर्म तो बनना पड़ेगा। ये सब सुनकर सुजाता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोबारा कभी अपनी बहू को किसी चीज के लिए नहीं टोकती। साथ ही अपनी बहू को जितना भी उसने बुरा भला कहा था उसके लिए माफी भी मांगती है।